आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव को। धन्यवाद कृष्णा जी, धन्यवाद प्रयास संगठन को इस अनूठे आयोजन के लिए, धन्यवाद दुलाराम जी मुझे यहाँ का सीट के लाने के लिए, धन्यवाद काशीराम जी इस अनूठे विचार के लिए जिसने इसको संभव बनाया, धन्यवाद पूर्वा जी कि आपने इतना सुंदर परिचय दिया रमाबाई पंडिता जी का। आपकी पुस्तक वाकई अनूठी है, पढ़ने लायक है। मैं चाहूंगा कि आप सब देखें, सुंदर पुस्तक है। और धन्यवाद प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, हम यहाँ मिल तो लिए ही, साथ में आपने पंडिता रमाबाई जी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं ये बात हमारे सामने रखी। मुझे जिम्मेवारी मिली है कि मैं इस बात को अब एक कदम आगे बढ़ाऊं। हमने पंडिता रमाबाई जी का जीवन जाना, उस जीवन से क्या सीख सकते हैं ये जाना। अब उसे एक कदम आगे बढ़ाने का मतलब होगा आज हमारे साथ जो हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करें और खुल के चर्चा करें, जो मैं करना चाहूंगा। यह हिंदुस्तानियों की एक बीमारी है। बीमारी क्या है कि हम किसी अच्छे आदमी को, अच्छी औरत को महापुरुष, महामहिला घोषित कर देते हैं, उसका सुंदर सा फोटो बना के फ्रेम में लगा देते हैं, फिर कहते हैं तो महापुरुष है, मैं ऐसा थोड़ी हो सकता हूँ, बहुत दूर है मेरे से, चलो जान छुड़ी, मुझे ऐसा बनने की कोई जरूरत नहीं। हमारी बीमारी ये है कि हम बड़े बड़े लोगों का सिर्फ पूजा अर्चना पाठ करते रहते हैं। पूजा अर्चना पाठ करने में एक आसानी है। आसानी ये है कि भाई वो तो भगवान है, इतने बड़े, मैं तो इंसान हूं, छोड़ो तो कैसे थोड़ी होगा ये सब। ठीक है, एक दिन में पूजा कर ली, दिया दिखाने का काम अपना खत्म। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, गांधी जी से मैं जीवन में बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन जब भी मंच पे जाता हूँ मैं कहता हूँ मुझे महात्मा गांधी में रत्ती भर दिलचस्पी नहीं। मुझे दिलचस्पी है आज इस कमरे में जो महात्मा गांधी बन सकते हैं उनमें दिलचस्पी। मुझे भगत सिंह में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे ये पूछने में दिलचस्पी है अगर आज भगत सिंह होते तो कैसे होते। या जरा आप सोचो तो, आज भगत सिंह होती, क्योंकि आज अगर भगत सिंह होते तो होते नहीं, होती, आज भगत सिंह होती तो कैसी होती। मुझे इस सवालों में दिलचस्पी है। मेरी दिलचस्पी है कि इस मामले को इसकी तार्किक परिणति तक लेके जाऊं। अगर आज पंडिता रमाबाई होती तो पिछले 10 दिन में वो क्या कर रही होती। इस कमरे में कहीं जो पंडिता रमाबाई बैठी है, जो सोच रही है, अरे पढ़ने की इच्छा तो है लेकिन माँ कह रही है नहीं, छोड़ दे इसे, पापा कहते हैं जयपुर तो भेज दो लेकिन हॉस्टल का दे नहीं सकता खर्चा, बाहर तेरे को रखूंगा नहीं, पता नहीं कैसे होगा। या पापा ने कहा है, पापा को किसी ने आके बोल दिया है कि बस लड़की बड़ी हो गई, अब शादी कर दो इसकी, अब क्या करो, किसके माध्यम से करवाऊं, कैसे बात को आगे बढ़ाऊं। इच्छा है इसके बाद। या जिसको लगता है कि नहीं मेरे को वहां शादी नहीं करनी जहां मेरी माँ कह रही है, पिताजी कह रहे हैं, मुझे तो उस लड़के से शादी करनी है। अब कैसे कहूं इस बात को करके। ऐसी कई लड़कियां बैठी हैं, मेरे को हाथ नहीं उठवाना, लेकिन मुझे पता है वो बैठी हैं, मुझे उनसे बात करनी है। वो पंडिता रमाबाई है। अगर आज से 150 साल पहले हुई पंडिता रमाबाई, महाराष्ट्र की पंडिता रमाबाई को यहाँ राजस्थान के चूरू में हम याद करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आज चूरू की एक पंडिता रमाबाई को आज से 100 साल बाद चेन्नई में याद किया जाएगा। मुझे उसमें तो पिछले 10 दिन में पंडिता रमाबाई क्या सोचती,
जब दुलाराम जी मेरे पास आए, मैंने कहा कि देखिए आप विद्वान लोगों से बात कीजिए, मेरे को बोलना है, मैं किसानों पे बोल दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, इस पे तो व्याख्यान नहीं है। मैंने कहा ये आप जिस विषय को मैं ज्यादा जानता नहीं, बहुत ज्यादा बता नहीं सकता, क्यों मेरे से आप कुछ बुलवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको बोलना तो इस पे चाहिए, महिलाओं की स्थिति के बारे में कुछ बोलिए इत्यादि। और देखिए संयोग ऐसा हुआ उसके बाद कि पिछले 10 दिन में इस देश में ऐसी घटना हुई, शायद इसीलिए हुई होगी ताकि मैं अच्छा सा व्याख्यान दे सकूं। पिछले 10 दिन से क्या हो रहा है आपने देखा? मी टू के बारे में सुना? इस पे हाथ खड़ा कर दीजिए अगर सुना है। अखबारों वगैरह में, अरे मुझे तो इधर के हाथों में दिलचस्पी थी। ये मी टू करके तो चल रहा है टीवी पे, अखबार में। कई औरतें हैं जो बोल रही हैं, कह रही हैं इस बड़े बड़े स्टार ने ये किया, ये अपने आप को बड़ा शरीफ ज्यादा पेश करता है, इसने एक्चुअली ऑफिस में ये काम किए थे। औरतें खुल के बोल रही हैं मर्दों के बारे में, और मर्दों ने क्या क्या करतूतें की थी इसके बारे में पिछले 10 दिन खुल के बोल रही हैं। सुना आपने इसके बारे में? इस पे हाथ खड़ा कर दीजिए अगर सुना है। सुना, देखा इसके बारे में? कहीं कहीं सुना। मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। विषय थोड़ा कड़वा है, लेकिन दिक्कत ये है कि जिस पंडिता रमाबाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी कड़वी बातें कही। अब आज हम उनकी याद को चाशनी में डुबो के बड़े अच्छे से चबा चबा के खा जाएं तो अच्छी बात नहीं है। उसकी जो कड़वाहट है, कोई भी व्यक्ति जो बड़ा काम करता है, आपने जिक्र किया महात्मा गांधी जब विदेश गए, उनको कहा गया तुम्हें जाति से निकाल देंगे, तुम विदेश जा रहे हो। उन्होंने कहा जो मर्जी करना है करो, मैं तो जाऊंगा। ऐसे लोगों को हम याद कर रहे हैं। तो अगर याद करना है तो हमें भी कुछ कड़वा होने का साहस उठाना पड़ेगा। भगत सिंह की मीठी जलेबी बना के हम खा जाए इसका कोई फायदा नहीं। उसने जो काम किया, जो हिम्मत दिखाई, उसे याद करना है, वैसा जुड़ना है। तो पिछले 10 दिन से क्या हुआ? अचानक आयोजकों से मैं अनुरोध करूंगा, आप घबराइए नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। सब अपना नाम अखबार में छप रहे हैं, रोज छप रहे हैं, मैं क्यों अपनी जुबान खराब करूं उनका नाम लेके? और मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि सब पार्टियों का एक ही धंधा है इस देश में। ये सब पार्टियां इस देश में मर्दों की पार्टियां हैं, और सब मर्द, ज्यादातर मर्दों की पार्टियां औरतों पे सत्ता एक ही तरीके से चलाती हैं। तो इसलिए मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा। अब आप तसल्ली से बैठिए और बात सुनिए। जो पिछले 10 दिन से हो क्या रहा है देश में? 10 दिन से हो ये रहा है कि बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में एक औरत ने हिम्मत करके कह दिया कि एक जो बहुत बड़ा सुपरस्टार है फिल्मों का, उसने मेरे साथ 10 साल पहले ये किया। पूरा का पूरा वर्णन लिख दिया शुरू से आखिर तक। साथ में ये भी बता दिया कि आप ये मत सोचना कि 10 साल बाद मैं कोई मनगढ़ंत बात बता रही हूँ। मैंने उस दिन शाम को एक इंटरव्यू दिया था, अगले दिन मैंने लिख के कंप्लेन किया था, मेरी शिकायत को दबा लिया गया। अगले दिन जिस पत्रकार ने इंटरव्यू दिया उसने भी कहा कि हाँ मैंने तो इंटरव्यू लिया था, ये बात तो इस लड़की ने उस दिन भी कही। उसके बाद 2 लोग प्रोड्यूसर थे, वो भी आ गए, उन्होंने कहा हाँ फिल्म सेट के ऊपर एक घटना तो हुई, मैंने अपनी आंख से देखी। तो बात आगे बढ़ने लगी। एक लड़की में हिम्मत आई, एक औरत में हिम्मत आई, दूसरी औरत में हिम्मत आई। उसने कहा कि ये जो बहुत बड़े स्टार बनते हैं, बड़े महात्मा बनते हैं, बड़ा इस देश की सभ्यता संस्कृति पे प्रवचन देते हैं, इन्होंने तो मेरे साथ इससे भी बुरा काम किया। उसने उनका पूरा कच्चा चिट्ठा लिख के दे दिया। दूसरी औरत आई, उसने कहा हाँ मेरे को पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ बहन, मेरे साथ भी ये किया था। उसके बाद तो जैसे कहते हैं पर नाला खुल गया, और सब औरतों ने कर करके इन बड़े बड़े महात्मा, जो बड़े बड़े लोग बनते हैं ऊंचे राजनीति में भी, खासतौर पे मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों के बारे में खुलासे शुरू हुए। एक के बाद एक औरतों ने लिखना शुरू किया कि ये स्थिति। और पिछले 10 दिन से हंगामा, अगर आप जिस अखबार को पढ़ते हैं उसमें नहीं आ रहा तो आपको सोचना चाहिए कि उस अखबार में ये खबर क्यों नहीं छप रही।
ये भी अपने आप में हंगामा है। अगर वो खबर नहीं छप रही, देश की सबसे बड़ी खबर अगर आपके अखबार में नहीं छप रही है तो दिक्कत है, उस गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। तो पिछले 10 दिन से ये एक के बाद एक शरीफों के नकाब उतर रहे हैं और उनकी सच्चाई औरतें बोल रही हैं, और क्या खुल के बोल रही हैं। और कुछ हुआ या ना हुआ हो, पिछले समय की ये एक उपलब्धि है कि इस देश के हर शहर में, हर संस्था में, हर गांव में कोई औरत जरूर है जो खड़ी होकर बोलती है। पिछले महीने मैंने एक यात्रा की थी, जुलाई के महीने में यात्रा की थी, रेवाड़ी के गांव में 200 किलोमीटर पैदल गए थे। एक गांव में सभा थी, सभा के अंदर औरतें आई और इतना लंबा घूंघट निकाल के आई। मैंने कहा ले क्या होगा, कौन बोलेगा। लेकिन वो सभा शुरू हुई और वो औरत जिसने इतना लंबा घूंघट लगा रखा था, वो औरत खड़ी हुई और बोली जी जो सरपंच है ना इस गांव का, सबसे बड़ा चोर तो ये है। देश बदल रहा है, औरतें मुंह खोल के बोल रही हैं, और जब बोल रही हैं तो मर्दों की सरकार हिल रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि दाएं भागे कि बाएं भागे, ये स्थिति है आज। तो मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं, इसके बारे में खूब चर्चा हो रही है। मैं 2-3 सवाल सिर्फ चर्चा करना चाहता हूं, क्या ये करना उचित है। कई लोगों ने प्रश्न पूछे कि कोई घटना हुई आज से 15 साल पहले हुई, 10 साल पहले हुई, और आज आप किसी की टोपी उछाल रहे हैं, ये कोई ठीक बात है? प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि इससे क्या फायदा हुआ। कीचड़ बहुत उछला, और जैसा हम सबका होता है, जब कीचड़ होता है तो उसका रस स्वादन हम थोड़ा ज्यादा ही कर लेते हैं। अखबार में कोई काम की खबर छपे ना छपे कोई लोग पढ़ते नहीं है, पर जब ऐसी कोई खबर छपती है तो इसको बड़ा रस ले लेके लोग पढ़ते हैं। तो भाई ये सब तो हुआ, लेकिन इससे देश का क्या फायदा हुआ? क्या समाज का इससे कोई फायदा हुआ? क्या ऐसी बात और होनी चाहिए? और तीसरा ये कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, आगे हमारा क्या फर्ज बनता है। मुझे लगता है जब तक हम ये सवाल ना पूछें कि हमें क्या करना चाहिए, तब तक बात अधूरी है। तो इन तीनों सवालों पे मैं थोड़ी थोड़ी बात रखूंगा। पहली बात, क्या ये करना सही है? कई लोगों ने कहा है, आज शायद किसी बड़े आदमी का बयान भी छप गया है, कल परसों तक और भी बयान आ जाएंगे। भाई 15 साल पहले घटना हुई, बताओ किसी ने टोपी उछाल दी, इससे तो क्या होगा, ऐसे तो किसी भी शरीफ की शराफत नहीं बचेगी, किसी की टोपी जो मर्जी चाहे जो मर्जी उछाल दे। क्या ये बात सही है? मैं 2-3 बात कहता हूं, मेरे विचार से बात सही है। मैं समझता हूं कि इन औरतों ने पिछले 10 दिन में जो किया है, कमाल का काम किया है। मैं सैल्यूट करता हूं औरतों को। उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया। कैसे? देखिए, मर्यादा और कानून दो अलग अलग चीज होती है। कई चीजें ऐसी हैं जो मर्यादा के हिसाब से गलत है, लेकिन कानून में उसका कोई प्रावधान नहीं। अपने माँ बाप की इज्जत ना करना बहुत बुरी बात है, लेकिन इसमें कोई आपको कानून में दंड नहीं मिल सकता। बुढ़ापे में माँ बाप बेचारे हैं, अकेले हैं, उनको आप मिलने ना जाएं, बहुत बुरी बात है। आप उनका ध्यान न रखें, बहुत बुरा है, अनैतिक है, अमर्यादित है। इससे कोई कानून को दंड नहीं मिलेगा। तो ये मानना कि जिस चीज का कानून में, जहां तक कोर्ट कचहरी ने फैसला नहीं दिया, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो गलत बात है। दुनिया की बहुत गलत बात ऐसी होती है जिसका कोर्ट कचहरी में कोई इलाज नहीं होता, लेकिन गलत तो गलत है। तो अमर्यादा अमर्यादा है, चाहे कोर्ट कचहरी में उसका फैसला हो या ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज किसी बड़े आदमी ने कह दिया कि भाई कोर्ट कचहरी का फैसला आएगा तब मानेंगे कि हम अपराधी हैं। इसका मतलब तो दुनिया के 90% बेईमानी करने वाले लोग बेईमान है ही नहीं, क्योंकि कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा नहीं आया।
और कोर्ट कचहरी में किस तरह से चीजें होती हैं हम सब जानते हैं। जब ईमानदारी से भी होती है तब भी क्या होता है, कोर्ट कचहरी का नियम है कि जब तक आपको ऐसे पुख्ता प्रमाण न मिल जाए जो संदेह से परे हो, जब तक 101% गारंटी ना हो जाए, तब तक किसी को अपराधी नहीं बताया जा सकता। ठीक बात है, अगर किसी को फांसी चढ़ाना है तो 101% गारंटी ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे को कहो कि भाई 101% गारंटी ना हो, तब तक किसी को व्यभिचारी ना बोला जाए, तब तक किसी को बुरा ना बोला जाए, तब तक किसी आदमी जिसके बारे में सारी दुनिया नहीं जानती है उसके बारे में चुप रहे, उसको कहें बड़े शालीन मंत्री साहब, समाज के निर्माता, इतने बड़े बढ़िया लोग नहीं, क्यों नहीं हम कह सकते? गुंडे लोग हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, छोटे लोग हैं, इनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए, समाज को इन पे थू थू करना चाहिए, ये करना बेहद जरूरी। और ये जो औरतों ने पिछले 10 दिन से किया है वो ऐसा नहीं है कि किसी आदमी के खिलाफ जो मन में मर्जी आया बोल दिया, ऐसा नहीं हुआ है। केवल और केवल वही हुआ है जहां एक से ज्यादा बार ऐसी घटनाएं हुई। दूसरा, एक औरत नहीं बोल रही, अनेक औरतें बोल रही हैं, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। और सिर्फ मन गढ़ंत आरोप नहीं लगा। आपने पढ़ा नहीं होगा क्योंकि हमारे हिंदी अखबारों में छप नहीं रहा है, आप पढ़िएगा। इनमें से कुछ औरतों ने अपनी जो आप नीति बताई है, ज्यादातर पत्रकार हैं और जो मर्द हुआ करते थे उस जमाने में संपादक हुआ करते थे, मेरा बॉस था और फिर मेरे को कमरे में बुला के इसने मेरे साथ क्या किया, ये सब बातें कह रही हो। और जिस तरह से वो बता रहे हैं, अगर आप वो कहानी पढ़ लें और अगर आपकी आंख से एक आंसू नहीं आए, इसका मतलब आप इंसान नहीं, पशु हैं। इस तरह की कहानियां वो सच बात बता रहे हैं। सत्य के कई पैमाने होते हैं, सत्य की एक कसौटी होती है कानून, गवाही, गीता पे शपथ खा के खाता हूं, कहता हूं इत्यादि। सत्य की एक और कसौटी होती है पीड़ा। जब कोई अपना दर्द बयान करता है, उसकी आंख में झांके आपको सच का पता लग जाता है कि वो सच बोल रहा है। उस आधार पे आप उसको 10 साल का कारावास नहीं दे सकते, लेकिन आप ये तो कह सकते हो मेरी आत्मा को समझ आ गया आपका दुख, और आप जो बोल रही हो बहन जी सच बोल रही हो, मैं आपके साथ हूं, इतना तो कह सकते हैं। ये सच बोल रही है वो। और जैसा मैंने एक उदाहरण बताया, वो काफी कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी बता रही है कि उस समय ये लोग थे, फिर वो लोग आके कह रहे हैं हाँ उस दिन मैं वहां पे था कि ऐसा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कोई अपने मन से जिसका मन आया जो मर्जी आरोप लगा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। और अगर ऐसा हो तो उसे रोकना चाहिए, क्योंकि ये समाज में नई मर्यादा स्थापित करने का आंदोलन है। किसी की टोपी जहां मर्जी उछाल देने का आंदोलन नहीं है, ना बनने देना चाहिए। अगर ऐसी कोई घटना हो इसका विरोध करना चाहिए। एक दो बार ऐसा भी हुआ जहां 50 लोगों के नाम आते हैं, बहती गंगा में एक दो दूसरे लोग भी हाथ धो लेते हैं अपना, ऐसा हो तो उसको रोकना चाहिए ना, ये नहीं कि किसी की टोपी उछाल। लेकिन सच ये है कि इस देश में जिसके पास ताकत होती है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो संपादक हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, जो सत्ता में है और मर्द है, और अगर उसके साथ औरत कोई काम कर रही है, उसकी मातहत कर्मचारी है, उसके ऑफिस में है या उसके खेत पे काम कर रही है, तो दुर्व्यवहार होता है, हुआ है, ये सच है। और इस हॉल में बैठे हुए हर इंसान को पता है, जिसने अपनी जिंदगी के 10-15 एडल्ट लाइफ जिए हैं, सबको पता है कि ये घटनाएं होती हैं। लेकिन इस पे पर्दा डाल के रखा गया है, वो पर्दा उठना चाहिए। चलिए सही है, तो इससे फायदा क्या हुआ? 20 साल पुरानी बात थी कि आज कह के मिला क्या? पहली बात, उस औरत को क्या मिला? उसमें से एक औरत ने अपनी कहानी लिखी है। उसने कहा कि मैंने अपनी कहानी जिस दिन लिख दी, फेसबुक पे डाल दी, उसके बाद कई औरतों ने मुझे लिखा कि मैं तुम्हारी कहानी सुन के आज रात सो नहीं पाई। लेकिन उसने कहा मैं बताऊं, मैं 20 साल बाद चैन की नींद पहली बार सोई, क्योंकि मैंने अपनी कहानी पढ़ा।
तोड़ दिया उसने, क्योंकि ऐसी किसी भी घटना में जो उसका शिकार है, जो विक्टिम है, वो पहले सोचती है शायद मेरी गलती है, मैं ही वहां क्यों गई, मेरे को पहले सोच लेना चाहिए। चार समाज के लोग आ जाते हैं, अरे तुझे पता नहीं था इसके बारे में, तू गई क्यों वहां पे? तो उसके मन में आत्मग्लानि बोध होता है, उसके मन में अपराध बोध होता है, उसके मन में अपमान बोध होता है, और सालों साल तक वो औरत इस ग्लानि, इस अपराध बोध, इस अपमान बोध के साथ जीती। लेकिन जिस दिन वो खड़े होकर सबके सामने बोल देती है, मैंने नहीं, मेरा दोष नहीं, इसने किया, उस दिन वो उस अपमान से, अपराध से, ग्लानि बोध से मुक्त हो जाती है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन समाज को क्या मिलता है इससे? चलिए, आपने कहा कि वो औरत मुक्त हुई, और ऐसा तभी हो सकता है अगर ये सार्वजनिक, प्राइवेट में करने से नहीं होता, सार्वजनिक रूप से हो तो होता है। और ऐसा करने से उस महिला की हिम्मत तो आती है, एक औरत की ये आवाज सुन के 100 औरतों को हिम्मत मिलती है। जैसे मैं कहानी आपको सुना रहा हूं, अच्छा लग रहा है कहानी सुन, हिम्मत आती है, किसी ने किया है, कल तो मेरे साथ होगा, मैं भी कर दूंगी, है ना, लगता है ना, या कभी हुआ होगा, मुझे भी करना चाहिए, बताना चाहिए। एक औरत की कहानी सुन के 100 औरतों को हिम्मत आती है, हिम्मत आती है। और जब हमें हिम्मत आती है तो हम सब के बीच एक छोटी सी रमाबाई पंडिता पैदा होती है। वो पैदा होती है ना, वो पैदा करना आज के दिन का काम है, कहानी सुनना सकती है। तो औरत में हिम्मत आती है, और ऐसा काम करने वाले हर इंसान के मन में डर आता है, अरे भाई इतना बड़ा आदमी था, वो नहीं बचा तो मैं क्या बचूंगा। ये डर आना चाहिए। समाज में न्याय और कानून डर से भी चलता है। तो मैं चाहता हूं जिन बड़े बड़े लोगों का नाम आया, जिनका आना चाहिए था, और ये ऐसे नहीं है संयोग से नाम आ गए, सब लोग ऐसे हैं जिनके बारे में, इनके दायरे में हर व्यक्ति कई साल से कह रहा था। इनकी सच्चाई ये है, किसी दिन इनकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा। तो जब सच्चाई सामने आती है तो उससे बाद में दूसरों को लगता है कि भाई कोई नहीं बच सकता। ये संदेश तो जाना चाहिए, चाहे तुम कितने भी बड़े हो, किसी भी कुर्सी पे बैठे हो, कितने भी अवार्ड ले चुके हो, कितने भी पैसे ले चुके हो, अगर किसी औरत के साथ बदतमीजी, गुंडागर्दी में तुम्हारा नाम आया तो तुम बचोगे नहीं। ये संस्कार अभी हमारे देश में नहीं बना है। ये सब लोग चाहे मर्जी जो औरत के साथ करके संस्कारी बने रहते हैं, बड़ी बड़ी जगह बैठे रहते हैं। ये जिस दिन इस देश में एक संस्कृति बन गई, संस्कृति ये होती है, ये संस्कृति बन गई कि अगर औरत से दुराचार के मामले में किसी भी आदमी का नाम आएगा, अगर कुछ भी प्रमाण आएंगे, कोर्ट कचहरी तो 20 साल बाद फैसला करेगा, लेकिन लोग उस आदमी से बात करना बंद कर देंगे। ये कर दीजिए समाज में, वो कर दीजिए हमारी लड़कियों में, हमारी औरतों में हिम्मत आएगी, पहले से ज्यादा हिम्मत आएगी। तो हमारा समाज एक बेहतर समाज और बेहतर संस्कृति की दिशा में बढ़ता है। ऐसा कोई काम नहीं है। कई लोग कहते हैं कि देखिए सारी जो बात है ये तो कुछ शहरी औरतों के बारे में हो रही है, जो बड़ी बड़ी औरतें हैं, इंग्लिश बोलने वाली औरतें, इसीलिए कहानी सब हम तक पहुंचती नहीं है कि दिल्ली मुंबई की औरतें हैं, इनकी शिकायतों के बारे में बात हो रही है, पूरे समाज पे क्या फर्क पड़ेगा, सही बात। लेकिन ये याद रखिए, ऐसा कोई भी बदलाव हमेशा वहीं शुरू होता है। वो एक पंडिता रमाबाई जो संस्कृत बोलती है, उस समय कोई कह सकता था कि छोड़ो, इसमें किस औरत को संस्कृत आती है, औरत संस्कृत बोले ना बोले इससे फर्क ही क्या पड़ता है।
लेकिन एक रमाबाई हिम्मत करती है, उसके पीछे हजारों का रास्ता खुलता है। पिछले 10 दिन से इस देश में मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री और अब राजनेताओं के बारे में जो चर्चा शुरू हुई है, उससे हजारों लाखों लोगों को, औरतों को अपना सच बोलने का मौका मिलेगा। ये देश बेहतर देश उससे बनेगा। और हमेशा होता है, शुरुआत वहां से होती है, आगे बात को बढ़ाना। तो सवाल है कि इसे आगे कैसे लेके जाए, और मेरे तो दिलचस्पी उसमें, क्योंकि सच ये है कि अभी तो फोकस सिर्फ मीडिया फिल्म इंडस्ट्री पे हुआ है किसी भी कारण से, लेकिन ये घटनाएं तो हर जगह होती है। मैं नहीं समझता इस कमरे में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसने अपनी आंख से या अपने कान से ऐसी घटना के बारे में ना सुना। होता है, कई हमारे यहाँ बच्चियां बैठी हैं, हो सकता है आपने ना सुना हो, क्योंकि आपको अभी समाज का उतना अनुभव नहीं हुआ है। लेकिन आज से 10 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा, आप बताएं तो होगा। और इन सब जो लोग बैठे हैं सबने देखा, तो सब जगह होता है। इस शुरुआत को, ये जो पगडंडी खुली है, इस पगडंडी की गली कैसे बने, गली की सड़क कैसे बने, और सड़क का हाईवे कैसे बने, ये हमें सोचना। और वो कैसे बनेगा? हम सिर्फ फिल्म और मीडिया के बाहर जो ये चीजें हो रही हैं उस पर ध्यान देना शुरू। राजनीति में ये घटनाएं बार बार होती हैं, और इसीलिए महिलाएं राजनीति में कम आती हैं। महिलाएं राजनीति में कम इसलिए नहीं आती कि उनमें क्षमता कम है, इसलिए नहीं कि वो अच्छा भाषण नहीं दे सकते, इसलिए नहीं कि उनमें महत्वाकांक्षा नहीं है। बहुत महिलाओं में महत्वाकांक्षा भी होती है, लेकिन इसलिए कि वो सोचती है बाहर जाऊंगी, पहले दिन ही मेरे ऊपर कोई दाग लगा, पता नहीं क्या क्या बातें सुनने को मिलेगी, पता नहीं कैसा अनुभव होगा, ये सोच के बंदा नहीं था। तो राजनीति के बारे में खुल के चर्चा होनी चाहिए। ऐसे लोग जो इस देश की राजनीति में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, आज बैठे हैं, जो 5 साल पहले बैठे थे, सब एक ही जैसे हैं। इन सब का पर्दाफाश होना चाहिए। इन सब का पर्दाफाश होना बहुत बड़ा काम होगा इस देश में। जैसे भ्रष्टाचार के मामलों में हुआ, वैसा ही पर्दाफाश होना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में है, मैं जानता हूं ये बात करते हुए बकाट होती है। मैं स्वयं शिक्षक रहा हूं, मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं, आप भी यहाँ शिक्षक बैठे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं शिक्षण संस्थाओं में भी ये होता है, बार बार हो रहा है। और अगर इसे हम खत्म नहीं करेंगे तो ये बीमारी नहीं जाएगी। शिक्षण संस्थाओं के बारे में भी बात होनी चाहिए। एक और जगह के बारे में बात होनी चाहिए, बाकी तो सब मैं गिना सकता हूँ, बिजनेस सब कुछ गिना दूं तो होगा, लेकिन एक जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए जो बात करते हुए हमें सबको बहुत तकलीफ हो, लेकिन वो भी सच है जो मैं रखना चाहता हूं। आप जानते हैं, औरतों के साथ जितना भी दुर्व्यवहार, अनाचार, बलात्कार, हिंसा होती है, उसमें से आधी कहां होती है? अंधेरी सड़क में बाहर नहीं होती, घर के अंदर होती। आधी से ज्यादा हिंसा औरतों के साथ वो लोग करते हैं जिसको वो औरत अपना भाई, अपना रिश्तेदार, अपना चचेरा भाई, अपना चाचा, मामा, बाप समझते हैं। ये बहुत कड़वा सच है, सुनते हुए हम सबके कान सन्न हो जाते हैं, लेकिन ये सच है। इतने सर्वेक्षण हो चुके हैं, इतनी रिसर्च हो चुकी है, सबने इस बात को साबित किया। केवल बाहर नहीं हो रहा, घर के अंदर हो रहा। किसी औरत से पूछिए, अलग ले जाके भेजिए, क्या हुआ बताइए। मैंने अपनी माँ से पूछा, मेरी 85 साल की माँ, 87 साल, आज नहीं आज से 30 साल पहले मेरी माँ ने मुझे किस्से बताए। इसलिए मैं बोलता हूँ, किसी और की तरफ देख के नहीं बोलता। कहां कहां हुआ ये समाज, जिस समाज में औरत अपने घर में सुरक्षित नहीं है, वो सड़ा हुआ समाज है।
उस समाज को बदलना होगा और बदलने की शुरुआत खुली चर्चा से, खुल के बोलना होगा इन बातों को, इन्हें सार्वजनिक रूप से रखना। तो समाज की दिशा में बढ़े। और जाहिर है बड़े शहरों में फिलहाल चर्चा हो रही है, छोटे शहरों की चर्चा करें, गांव की चर्चा करें। अभी तो चर्चा इन चीजों की हो रही है कि मैं उसके ऑफिस में गई, उसने मेरे साथ कैसे बात की, मेरा हाथ पकड़ा, खींचा। पर गांव में, खेत में तो इससे 100 गुना बुरी हरकत हर रोज होती है। जो खेत मजदूरी कर रही होती है औरत, उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, हर रोज होती है। 100 में से एक घटना अखबार में भी छप जाती है और रोज अखबार में छपती है। ये जो मी टू की मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन अपनी तार्किक परिणति पे सिर्फ तब नहीं पहुंचेगा जब इनमें से एक आधे व्यक्ति को कुर्सी से उतरवा दिया जाए। वो तो उतरवाना ही चाहिए, वो तो बहुत भला होगा ही होगा। और जिस दिन हो जाए चुपचाप से 2 लड्डू बांट लेना होना चाहिए। लेकिन ये अपनी तार्किक परिणति पे तब पहुंचेगा जब गांव देहात में जो सब कुछ हो रहा है, जब हमारे घरों के भीतर जो हो रहा है, उसके बारे में उंगली उठाई जाए, उसका विरोध करने की हिम्मत आ सके। उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब तक हम इस सारी कहानी को ऐसे सुन रहे हैं जैसे किसी दूसरे की कहानी हो। कुछ बुरे लोग हैं जो कुछ औरतों के साथ कर रहे हैं, ना तो मैं बुरा आदमी हूं, ना मैं औरत हूं। नहीं साहब, हम सब इसमें शामिल हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे छोटे छोटे सुझाव। पहला, जब ऐसी कोई भी घटना हो, औरत को दोष देना बंद कर दीजिए। पहले होते ही क्या होता है, तू वहां गई क्यों थी, या अरे लड़कियां आजकल कैसे कैसे कपड़े पहनने लग गई। मैं आपको बताऊं, अगर आप इस देश में 100 बलात्कार की पीड़ित महिलाओं को मिल लें, उन 100 में से 1 या 2 भी नहीं होगी जो कि ऐसे वैसे कपड़े पहनती है। क्या कपड़े औरत पहनती है और उसके साथ क्या होता है, इसका कोई संबंध नहीं है। औरत को दोष देना बंद करें। पहली चीज, मेरे सर पे कोई पत्थर मार दे तो आप आके ये तो नहीं कहेंगे ना कि तू वहां लेक्चर देने क्यों गया था चुरू, नहीं कहेंगे। पहले आप पूछेंगे वो पत्थर मारने वाला कौन। लेकिन अगर औरत होती है तो पहले कहती तू वहां गई क्यों थी, क्यों तब हुआ। एक संस्कृति बदलनी होगी। कोई ऐसी घटना की शिकार महिला को दोष देना बंद करें, पहले उसके साथ खड़े हो। हाँ बेटा, हाँ बहन, हाँ जी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हुआ। दूसरा, कुछ शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जिसका इस्तेमाल करना बंद करें। ये औरत की इज्जत लूट ली, कितनी बार इस्तेमाल किया जाता है, उस औरत की इज्जत लूट ली। जैसे उस सारी औरत की इज्जत केवल उसके शरीर में। अरे इज्जत किसकी खराब हुई, जिसने गुंडागर्दी की उसकी इज्जत खराब हुई। मेरे सर पे कोई पत्थर मार दे, क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, क्या मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, कोई मेरा हाथ तोड़ के चला जाए यहाँ पे, क्या मेरी इज्जत चली जाएगी, नहीं ना। इसी तरह से ये शब्द की इज्जत चली गई, इज्जत लूट ली, इन शब्दों का प्रयोग हम बंद करते हैं। हिंसा है, हिंसा का शिकार, हिंसा शब्द का इस्तेमाल कीजिए। ये इज्जत वाला सारा मामला क्यों होता है, ये सारा मामला यहां से होता है कि इज्जत मर्द की है, औरत मर्द की प्रॉपर्टी है, और अगर उस औरत के साथ कुछ कर दिया तो मेरी इज्जत पे हमला है। इस मानसिकता से बाहर हिंसा को हिंसा कहना शुरू करें। और ये औरत को बेचारी, जैसे ही औरत की बात शुरू होती है, कई आदमी खड़े होते हैं, सच बोलते हैं, पर क्या कहते हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत। नहीं साहब, आपकी बहन बेटी है, बात महत्वपूर्ण है, लेकिन वो बाद में, सबसे पहले वो एक इंसान है, उसकी अपनी बात पहले देखो।
केवल बहन बेटी होने के नाते उसका अस्तित्व नहीं है, एक इंसान होने के नाते उसका अस्तित्व है। सबसे पहले उसे औरत के साथ खड़े हो, उसकी हिम्मत बढ़ाए। औरत को नहीं, हर एक को जरूरत होती है, अगर हमला हो जाए किसी को भी जरूरत होती है कि 4 लोग उसके साथ खड़े हो, उसकी हिम्मत हो। अबला नहीं, सबला है। और जैसा मैंने कहा, पिछले समय में समाज में घूमते हुए आज मुझे लगता है, आज औरत में, लड़कियों में इतनी हिम्मत है, इतने अद्भुत काम करती है, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में करती है। कृष्णा जी ने कहा कि औरतों को चिंता होगी, घर जाना है, बच्चे को खाना खिलाना है, सही बात है। वो एक आदमी अध्यापक है, वो सुबह उठेगा, अखबार पढ़ेगा, किताब पढ़ेगा, लेक्चर दे के आएगा, फिर किताब पढ़ेगा। औरत सुबह बच्चे का टिफिन तैयार करेगी, बच्चे को भेजेगी, भाग के कॉलेज में जाएगी, पढ़ाएगी, दौड़ के वापस आएगी, बच्चे के आने से पहले आएगी, बच्चे को सुलाएगी, उसके बाद अपनी क्लास की तैयारी करेगी। इतनी कठिन परिस्थितियों में आज औरतें काम कर रही हैं। क्षमता बहुत ज्यादा है, उनका हिम्मत अगर बढ़ा सके, उनके साथ हम खड़े हो सके, उसकी जरूरत है। और एक आखिरी बात, शिक्षा की जरूरत है, औरतों के लिए नहीं, आदमियों के। मेरा मसला सचमुच मेरा कई बार मेरा मन चलता है कि एक संस्कार शिविर होने चाहिए आदमियों के। जरूरत है, बेहद सख्त जरूरत है। हिंदुस्तान का मर्द बीमार है, बीमार इसलिए है कि उसे समझ नहीं आता। इसमें यंग उम्र के लड़के बहुत कम है, अभी देख रहे हैं, लड़कियां हैं। लेकिन अगर बोलते हैं, उनकी 2-3 दिन की क्लास लेना चाहता हूं कि भाई अगर तुम्हारे को देख के लाइब्रेरी के उस फ्लोर पे बैठी हुई लड़की हंस दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे शादी करना चाहती। हो सकता है तुम्हारे ऊपर एक औरत से स्वस्थ संबंध कैसे बनाया जा सकता है। देखिए आज क्या है, जब ऐसी घटनाएं होती हैं, हम में से कई लोग खासतौर पर जब बाल सफेद हो जाते हैं तो सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बंद करो, दरवाजे बंद करो। लड़कियां वहां जाती हैं, लड़के मिलते हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता है। ये सब बुजुर्गियत की निशानी है। अपनी बुजुर्गियत छोड़िए, आपने जवानी में क्या किया था जरा याद कीजिए, और थोड़ा आगे बढ़ने का यही तरीका है कि हिंदुस्तान के मर्दों को, लड़कों को संस्कार दिए जाए। हाँ, लड़की से बात करने की इच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन लड़कियां किसी ऊट-पटांग, सिर्फ पहलवान को जो अपनी बॉडी बिल्डिंग करके दिखाए, किसी को पसंद नहीं आता। अगर आप लड़की से के साथ जाना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, तो ये 5-10 चीजें सीख लो ना। कायदे से बिहेव करो, इंसान की तरह रहो, थोड़ा ठीक ठाक तरीके से काम करो। तो मगर मैं इस गंभीर बात कह रहा हूं, औरत की इज्जत करना अभी भी हिंदुस्तान के मर्द के संस्कार में नहीं। ये संस्कार बदलना आज भी होता है। टेबल पे बैठे हैं, 2 आदमी बात कर रहे हैं, औरत बोल रही है, आदमी ऐसे बात करते रहते हैं जैसे कुछ सुनाई नहीं, जैसे कान के अंदर मोम डाला हुआ। औरत की आवाज सुनाई नहीं देती है, बोल दिया उसको झट से काट देते हैं, आगे अपनी बात चलाते हैं। औरत की बात की इज्जत करने का संस्कार पूरे समाज में, ये संस्कार में डालना, ये इसलिए डालना होगा कि पिछले 10 दिन से इस देश में जो कुछ हुआ है, उसने एक बहुत सुंदर शुरुआत, ये शुरुआत अंत ना बन जाए, इस शुरुआत पे मामला रुक ना जाए। ये पगडंडी आगे गली बने, गली से सड़क बने, सड़क से हाईवे बने, ये सब हम सबको मिलके बनाना है, ताकि आज से 100 साल बाद कोई पंडिता रमाबाई जो भारत में देखे, जो गर्व से कह सके कि इस दुनिया को भारत दिशा दिखा रहा है और इस भारत को औरतें दिशा दिखा रही है, ये बात कह सके। ऐसा सुंदर हिंदुस्तान बनाए, हम सब लोग मिलके बनाए। पिछले 10 दिन की इस खूबसूरत शुरुआत को बहुत आगे लेके जाएं, हिम्मत से,
बुद्धि से, संस्कार से हम सब मिलके यही पंडिता रमाबाई को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि। धन्यवाद।